हेलो वंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और नया फैन फिक्शन लोनली ब्रिज फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। अरेंज मैरिज फैन फिक ख़त्म हो चुका है। उसके 2 सीक्वल्स और थे लेकिन मैंने उन्हें शेयर नहीं किया क्योंकि उनमें भी बार बार 18+ सीन्स ही हैं और स्टोरी लाइन काफ़ी कम है। ओके, तो इसलिए मैंने न्यू स्टार्ट कर दिया है। लांजास अनटेम्ड के बाद ये फैन फिक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था। जिन्होंने भी अनटेम सीरीज़ देख रखी है, जो कि आप लोगों ने देखी रखी होगी, तो कैरेक्टर्स आपको सारे पता ही हैं। फैनफिक की शुरुआत उस सीन से होती है जहां पर जिनलिंग ने वेइंग को स्टैप किया था। ये एक बहुत बड़ी बुक है, इसमें 128 चैप्टर्स हैं, तो इसीलिए इसमें भी मैं कुछ चैप्टर्स स्किप करूंगी। ओके, ऑथर से मैंने बात कर ली है, परमिशन ले ली है, और उन्होंने भी मुझसे यही कहा है कि पूरी बुक को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, तो आप कुछ चैप्टर्स स्किप कर सकती हो। दिस फैन फिक्शन इज रिटन बाय गैंडोल्फ। फैन फिक्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, नेक्स्ट पार्ट मैं इसका तभी शेयर करूँगी जब इस वीडियो पर 1K लाइक से ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, स्टोरी की शुरुआत होती है फर्स्ट चैप्टर से, जिसमें जिनलिंग ने वेइंग को स्टैप कर दिया था और वांगजी उसे अपने साथ लेकर जा रहा था। बारिश हो रही थी और वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो वेइंग को कहाँ लेकर जाए। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वांगजी और वेइंग दोनों ही एक दूसरे के लिए फील करते हैं, लेकिन अभी किसी ने भी अपना लव कन्फेस नहीं किया है। वेइंग का काफ़ी सारा ब्लड लॉस हो चुका था। उसकी हालत देखकर वांगजी सोच रहा था कि उसे जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए। क्या उसे वेइंग को गुसू ले जाना चाहिए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके ब्रदर लैन शिचेन वेइंग को गुसू में अलाउ करेंगे या नहीं। कहीं वो भी तो वेइंग को डाउट नहीं करते, और अगर मैं वेइंग को वहाँ लेकर जाऊँगा तो ब्रदर को अपने स्वर्ण ब्रदर मैंग्याओ और मेरे बीच में किसी एक को चुनना होगा। मैं ब्रदर को ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना चाहता। ऐसा सोचकर वांगजी वेइंग को युनमक ले जाने का सोचता है। युनमक पहुंचने के बाद वांगजी उसको एक पेड़ के नीचे बैठाता है और उसकी हालत देखते हुए वांगजी सोचने लगता है, आखिरकार मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने से कैसे रह जाता हूँ। क्या मैं इतना यूजलेस हूँ। वांगजी आसपास देखता है तो उसे कुछ दूरी पर एक घर दिखाई दे रहा था। वांगजी सोचता है, फिलहाल मुझे वेइंग के वाउंड्स को ठीक करने के लिए मुझे उस घर के ओनर से बात करनी होगी। वांगजी सोचता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो ओनर वेइंग को पहचान ले और उसे अंदर आने से मना कर दे। अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा सोचकर वांगजी पहले अपना फोरहेड रिबन निकालता है जिससे उसे कोई पहचान ना ले, और फिर वो वेइंग के कपड़े निकालने लगता है। वेइंग को धीरे धीरे होश आता है और वो कहने लगता है, लंजा तुम ये क्या कर रहे हो और हम कहाँ हैं। वांगजी कहता है, हम युनमक की सरहद पर हैं और मुझे एक घर दिख रहा है जहाँ हम दोनों रह सकते हैं, लेकिन वहाँ जाने से पहले, इससे पहले कि वांगजी कुछ कहता, वेइंग उससे कहता है, तुम्हें डर है कि वो लोग मुझे पहचान लेंगे और मेरे भाई जेंगछा को बता देंगे। अब वेइंग एक नोटी सी स्माइल देते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, तुम जो चाहो वो मेरी बॉडी के साथ कर सकते हो, मैं तुम्हारा हूँ। वांगजी कहता है, शेमलेस, और वेइंग उसे कहता है, लंजा तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं हो। अब वांगजी अपना अपर क्लॉथ निकालता है और उसे वेइंग को पहना देता है। वांगजी उससे पूछता है, क्या तुम चल पाओगे या मैं तुम्हें कैरी करूं। वेइंग कहता है, लंजा मैं एक मैन हूँ, मुझे कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन तभी उसे याद आता है और वो कहता है, इसका मतलब लैंडलिंग क्लैन से यहाँ तक तुम मुझे अपनी बैग पर कैरी करते हुए लाए हो। किसी ने हमें देखा तो नहीं, कितना एम्बैरेसिंग रहा होगा, तुमने ऐसा क्यों किया। वेइंग जबरदस्ती खुद उठने की कोशिश करता है, लेकिन सडनली उसे एक शार्प पेन अपनी बॉडी में फील होता है और उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वो वांगजी की बाहों में गिर जाता है। वेइंग एक घबराते हुए फेस के साथ कहता है, सॉरी लंजा, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। और मन में सोचने लगता है, उसे फिजिकल कांटेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, वो पक्का मुझे खुद से अलग करके यहाँ छोड़कर चला जाएगा। लेकिन वांगजी उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसे अपनी गोद में उठाकर उस घर की तरफ ले जाने लगता है। वेइंग वांगजी के इतना क्लोज था कि वो वांगजी की हार्ट बीट्स भी सुन सकता था, जो बहुत फास्ट हो गई थी। वेइंग सोच रहा था कि शायद वांगजी बहुत थक गया है, और वेइंग वांगजी से कहता है, लंजा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए एक बर्डन बन चुका हूँ और अब मेरी वजह से तुम्हारी रेपुटेशन पर भी इतना फ़र्क पड़ रहा है। वांगजी कहता है, तुम कोई बर्डन नहीं हो, मैं ये सब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यही करना चाहिए, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ वेइंग। लेकिन वेइंग ऑलरेडी अनकॉन्शियस हो गया था। वांगजी उससे कहता है, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। वांगजी उस घर तक पहुंच जाता है, वो डोर नॉक करता है तो अंदर से एक बूढ़ी औरत निकल कर आती है। वांगजी उससे कहता है,
मैडम, हम कल्टीवेटर्स हैं और हम पर हमला हुआ है। मेरा दोस्त बुरी तरह घायल है। क्या आज रात के लिए हम यहीं रुक सकते हैं? वो लेडी कहती है, तुमने कहा तुम कल्टीवेटर हो, तो क्या तुम मेरे घर के आसपास छिपे पपेट से छुटकारा पाने में मेरी मदद कर सकते हो? वांगजी कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन अभी मुझे अपने दोस्त के वाउंड्स को ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। वो लेडी वेइंग के फोरहेड पर हाथ रखते हुए कहती है, उसे तो बहुत तेज बुखार है, उसे जल्दी अंदर ले चलो। मेरे घर में एक खाली रूम है, तुम वहाँ रह सकते हो। वांगजी तुरंत वेइंग को उस रूम में ले जाने लगता है और उस लेडी से क्लीन वाटर और कुछ ड्राई क्लोथ्स की रिक्वेस्ट करता है। वो लेडी कहती है, तुम बहुत लकी हो, मैं इस गांव की दाई माँ हूँ, तो मेरे पास वो सब मिल जाएगा जो तुम्हें उसके वाउंड्स को ट्रीट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। वांगजी अपना सिर हिला देता है तो वो लेडी उससे कहती है, लगता है तुम ज़्यादा बातें नहीं करते यंग मैन, तुम्हारा पार्टनर ज़रूर बोर हो जाता होगा। वांगजी कहता है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो मेरा पार्टनर नहीं। वो लेडी हंसने लगती है और उससे कहती है, कोई बात नहीं यंग मैन, मैं अभी तुम्हारा सामान भिजवाती हूँ। तुम्हें अजीब लगे तो तुम इस डोर को लॉक भी कर सकते हो। वांगजी उसे थैंक्स बोलता है और वो लेडी वहाँ से चली जाती है। अब वांगजी वेइंग के कपड़े निकालता है और बस उसे देखता रहता है। वांगजी का दिमाग बार बार उससे कहता है, वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो? वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम दोनों इतने समय से फ्रेंड्स रहे हो, तो इसमें ऑकवर्डनेस की क्या बात है? तुम्हें बस उसके वाउंड्स को ट्रीट करना है। लेकिन उसका दिल बार बार उसे यही कहता है कि तुम उससे प्यार करते हो। वो गहरी सांस लेता है, तभी दरवाजे पर नॉक होता है। वो ओल्ड लेडी कहती है, यंग मास्टर, जिन सामानों की भी आपको ज़रूरत है वो सब मैं बाहर रख कर जा रही हूँ। गांव में मुझे किसी को असिस्ट करने के लिए जाना है। उम्मीद है कि मैं रात से पहले आ जाऊंगी। मेरे हस्बैंड गांव से बाहर गए हैं, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अपना प्रॉमिस याद रखिएगा, आपको पपेट से छुटकारा पाने में मेरी मदद करनी है। ऐसा कहकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। वांगजी रूम के बाहर जाता है, वो सारा सामान अंदर लेकर आ जाता है और डोर फिर से लॉक कर देता है। रूम में थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। वांगजी बेड के पास रखे स्टूल पर कैंडल जला देता है। वांगजी को याद आता है कि वेइंग सिर्फ अपने ट्राउजर्स में था, तो उसे ठंड लग रही होगी। वांगजी एक ब्लैंकेट निकालता है और वेइंग को उड़ा देता है। वांगजी बस उतना हिस्सा अनकवर्ड रहने देता है जहाँ पर वेइंग का घाव था। वांगजी उसके घाव को क्लीन करने लगता है। अब वांगजी जेंटली वेइंग को अपनी गोद में उठाता है, जिससे वो उसके घाव पर बैंडेज लगा सके। वेइंग को धीरे धीरे होश आने लगता है और वो कहता है, लंजा, मुझे ठंड लग रही है। और वो वांगजी की नेक पर अपने हाथ रखने लगता है। वांगजी को वेइंग की ब्रीदिंग अपने नेक पर फील होने लगती है। वांगजी उससे कहता है, वेइंग प्लीज़ काम डाउन, बस मुझे बैंडेज लगाने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा। लेकिन वेइंग उसके और भी क्लोज जाता है और उससे कहता है, प्लीज़ लंजा, मुझे ऐसे ही रहने दो। वेइंग के ये बिहेवियर को देखकर वांगजी सोचने लगता है, वेइंग, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूँगा। अब वांगजी वेइंग का हाथ पकड़ता है और उससे अलग होने की कोशिश करता है। वेइंग को बहुत बुरा लगता है और वो उससे कहता है, क्या मैं इतना बुरा हूँ लंजा? क्या तुम मुझे कुछ समय के लिए भी अपने नज़दीक नहीं रहने दे सकते? अब वेइंग हंसते हुए उससे कहता है, मैं तो भूल गया, तुम यहाँ मेरे साथ सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम्हें मुझ पर तरस आता है ना? वेइंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो उससे कहता है, हाउ गुंजन, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, ये सब कुछ जो भी कुछ हुआ है उसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता, तो तुम्हें मुझ पर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। ये रास्ता मैंने खुद चुना था और मैं इसे आगे भी अकेला ही तय कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वेइंग जैसे ही उठता है, उसे फिर से अपनी बॉडी में शार्प पेन फील होता है। वो फिर से बेहोश होने लगता है और वो जैसे ही बेड पर गिरने वाला होता है, वांगजी उसे संभाल लेता है। वेइंग की बातें सुनकर वांगजी की आंखों से आंसू आने लगे थे। वांगजी सोच रहा था, इतने समय बाद भी अगर तुम मेरे फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो वेइंग, तो तुम उससे भी ज़्यादा बड़े पागल हो जितना मैंने तुम्हें सोचा था। और उसका दिल उसे फिर से कहता है, और तुम्हें इस पागल से प्यार हुआ है ना? वांगजी अनकॉन्शियस वेइंग का फोरहेड चेक करता है कि कहीं फिर से उसे बुखार तो नहीं। लेकिन वेइंग को बुखार था और उसकी बॉडी कपकपा रही थी, तो वांगजी उसे स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र करने के बाद भी वेइंग की बॉडी से बुखार नहीं जा रहा था और वो कपकपा रहा था। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि वेइंग की बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों नहीं ले पा रही है। वांगजी वेइंग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब वांगजी घबराने लगता है।
वो कबर्ड से और भी ज़्यादा शीट्स और ब्लैंकेट्स निकालता है और वेइंग की बॉडी को उसमें कवर कर लेता है। वांग जी वेइंग के हाथ को रब करता है, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी बहुत कोल्ड थी। वांग जी सोचता है मैं सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन उसका फीवर अभी तक क्यों नहीं जा रहा है। अब वांग जी के पास एक ही आइडिया था। वो अपने कपड़े निकालने लगता है। वांग जी अपने मन में सोचता है, वेइंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे कोई हक नहीं है तुम्हारी बॉडी को टच करने का, लेकिन मुझे ये तुम्हारे लिए करना होगा। दूसरी तरफ वांग जी का दिल उससे कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए ये सब करना गलत है। शायद वो भी तुमसे प्यार करता हो, लेकिन अगर वो नहीं करता तो जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसकी बेहोशी हालत में उसके साथ ऐसा किया, तो वो तुमसे नफरत करेगा। लेकिन शायद वो तुमसे नफरत ना करे। बस इसी होप के साथ वांग जी अपने कपड़े निकालता है और वेइंग को हक करते हुए लेट जाता है। वांग जी अपने और वेइंग के ऊपर ब्लैंकेट उड़ाता है और उस कैंडल को बुझा देता है। वांग जी के लिए सब कुछ बहुत अजीब था, क्योंकि उसने आज तक कभी किसी को टच नहीं किया था। अपनी माँ के गुजर जाने के बाद उसने अपना दिल भी कभी किसी के लिए नहीं खोला था, और अब उसे अपने बेस्ट फ्रेंड से प्यार होने लगा था, जो उसका इकलौता दोस्त था। अब वेइंग उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था, बल्कि वेइंग उसकी ज़िंदगी ही बन चुका था, और ये उसे तभी रियलाइज़ हुआ जब वो वेइंग को एक बार खो चुका था। वांग जी कहता है, वेइंग कुछ भी हो जाए तुम फिर से मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा सोचकर वांग जी वेइंग को और भी टाइटली पकड़ लेता है। कुछ समय बाद वेइंग का कपकपाना कम होने लगा था। वांग जी कहता है, वेइंग काश तुम भी मुझसे प्यार करते, और तभी वो नोटिस करता है कि वेइंग को होश आने लगा था। वांग जी जल्दी से वेइंग की बैग से अपने हाथ हटाता है और उससे अलग होने की कोशिश करता है, लेकिन अब वेइंग उसे टाइटली पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। वांग जी कहता है, वेइंग मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। लेकिन वेइंग उसे अपने और नज़दीक लाने लगता है और उससे कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम कौन हो। वांग जी नोटिस करता है कि वेइंग की आंखें बंद थीं। उसे लगता है कि शायद वेइंग सपना देख रहा है। वांग जी कहता है, वेइंग प्लीज़ मुझे जाने दो। वेइंग वांग जी को नेक पर किस करता है। अब वांग जी भी अपना कंट्रोल खो देता है और वो भी वेइंग को किस करने लगता है। वांग जी कहता है, मैं हमेशा से तुम्हें चाहता था वेइंग। वेइंग कहता है, प्लीज़ मुझे अपना फेस दिखाओ, मैं जानना चाहता हूँ तुम कौन हो। ये सुनते ही वांग जी अचानक उससे अलग हो जाता है। वांग जी सोचने लगता है, ये मैं क्या कर रहा था, मैं उसका फ़ायदा उठा रहा था, मैं ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकता हूँ। वांग जी फोर्सफुली वेइंग का हाथ खुद से हटाता है और वेइंग के कपड़े उठाकर उसे पहनाने लगता है। वेइंग की आंखें अभी भी बंद थी। वेइंग अभी भी यही कह जा रहा था, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन वांग जी वेइंग को वहीं लिटा देता है, अपने कपड़े पहनता है और उसके रूम से बाहर निकल जाता है। वांग जी सोचने लगता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने उसका फ़ायदा उठाना चाहा, क्या यही तुम्हें सिखाया गया था? क्या अब तुम उसे अपना दोस्त कहलाने के लायक रह गए हो? इधर वेइंग को पता चलता है कि अपने ड्रीम में जिसे वो फील कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि लंजा ही था। वांग जी देखता है कि उस ओल्ड लेडी ने जिस पपेट्स के बारे में बातें की थी वो पपेट्स वहाँ आ गए थे, और वो अपनी बीचन लेकर वहाँ चला जाता है। इधर वेइंग नींद से उठता है और वो देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं था और वो वांग जी के आउटर रोब में था। उसे अपना ड्रीम याद आता है और वो सोचने लगता है, इसका मतलब वो लंजा ही था। तभी वो बीचन की आवाज़ सुनता है और सोचता है क्या लंजा खतरे में है। वो तुरंत अपनी फ्लूट बजाने लगता है और वांग जी देखता है कि वो सारे पपेट्स जिससे वो लड़ रहा था वो वेइंग के रूम की तरफ जाने लगे थे। वांग जी भी फ्लूट की आवाज़ सुनता है और वो सोचता है वेइंग उठ चुका है, लेकिन उसे ये सब नहीं करना चाहिए, वो अभी भी तकलीफ में है। वेइंग देखता है कि फ्लूट की उस ट्यून का उन पपेट्स पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वेइंग सोचता है, अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो लंजा की जान को खतरा हो सकता है, और वो एक डिफरेंट ट्यून निकालना शुरू कर देता है, जिससे वो पपेट्स उसकी तरफ आने से रुक जाते हैं और धीरे धीरे राख में बदल जाते हैं। वेइंग की पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। तभी वहाँ वांग जी आता है और गुस्से में उसे चिल्लाता है, वे वुशियन, ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी मन में सोचने लगता है, तुम इतने बेवकूफ़ क्यों हो वेइंग, कब तक अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे? ऐसा सोचकर वो तुरंत वेइंग के पास जाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। वांग जी को घबराता हुआ देखकर वेइंग सोचने लगता है, वेइंग तुम कितने अंधे हो, वो हमेशा से तुम्हारी इतनी केयर करता आया है, तुम्हें प्रोटेक्ट करता आया है, लेकिन तुम सिर्फ इतना ही समझते थे कि वो म्या म्या को पसंद करता है।
क्योंकि केव में जब तुमने म्याम्या के बारे में बातें की थी तो उसे जेलसी होने लगी थी और उसने तुमसे कहा था कि जब तक तुम किसी को लेकर सीरियस ना हो तुम्हें फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या वो सोच रहा था मैं उसके साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ? वांगजी वेइंग को देखता रहता है। वेइंग एक गहरी सोच में था। तो वांगजी सोचता है क्या उसे याद है मैंने उसके साथ क्या किया था जब वो सो रहा था? वांगजी वेइंग का नाम लेता है तो वेइंग उससे कहता है लंजा मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी वेइंग ब्लड वॉमिट कर देता है जो वांगजी के रोप्स पर गिर जाता है। वेइंग सोचता है शिट अब तो लंजा पक्का मुझे जान से मार देगा। मैंने उसके रोप्स को गंदा कर दिया। मैं अपना प्यार उसे बिना कन्फेस किए हुए नहीं मरना चाहता। और वेइंग सोचता है क्या मैंने अभी कबूल किया कि मुझे वांगजी से प्यार हो गया है? क्या मैं एक कटस्लीव बन गया हूँ जो लंजा के साथ अपनी पूरी जिंदगी स्पेंड करना चाहता है? लेकिन लंजा कभी एक कटस्लीव नहीं बनेगा। लंजा है ही इतना हैंडसम कि वो किसी भी मैन को कटस्लीव बनने में कन्वर्ट कर सकता है। वेइंग फिर गहरी सोच में पड़ जाता है तो वांगजी उसका नाम लेता है। वेइंग कहता है सॉरी लंजा मैंने तुम्हारे रोप्स को गंदा कर दिया। वांगजी कहता है कोई बात नहीं। वेइंग वांगजी से माफ़ी मांग रहा था लेकिन वांगजी उससे कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी वेइंग देखता है कि पपेट से लड़ते वक्त वांगजी काफ़ी जगह घायल हो गया था और उसे ब्लीडिंग भी हो रही थी। वेइंग वांगजी के वाउंड्स पर हाथ रखता है तो वांगजी उससे कहता है मैं ठीक हूँ। वेइंग कहता है मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो लंजा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहो। वेइंग उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहता है अपनी तरफ देखो तुम कितने हर्ट हो अर्गगा। तुम अपना ख्याल रखना कब सीखोगे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे कौन प्रोटेक्ट करता? और तुम्हें पता है मैं कितना प्यार करता हूँ। वेइंग अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं करता और शाय फील करने लगता है। वांगजी उसकी तरफ देखते हुए कहता है किससे प्यार करते हो? तो वेइंग उससे कहता है तुम्हारे कपड़ों से। वांगजी उसको एक डिसअपॉइंटेड लुक देता है। वेइंग कहता है तुम्हारी सेक्सी बॉडी से भी। वांगजी कहता है शेमलेस। तभी वांगजी देखता है कि वेइंग की नेक पर रेड निशान था। वांगजी सोचने लगता है अगर उसे पता चला कि मैंने उसके साथ क्या किया था तो शायद वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। अब वांगजी और वेइंग दोनों अपने घर के अंदर आ जाते हैं। वेइंग वांगजी से पूछता है लंजा तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? वो पपेट्स बीचन और जिदर के आगे कुछ भी नहीं थे। मैंने तुम्हारा म्यूजिक सुना तुम काफ़ी अजीब तरीके से जिदर प्ले कर रहे थे। जैसे पपेट से लड़ते वक्त तुम्हारा ध्यान कहीं और हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम क्या सोच रहे थे? वांगजी कहता है ये सब के बारे में भूल जाओ अब तुम्हें आराम करना चाहिए। वही गुस्से कहता है लंजा मुझे पता है मेरी बॉडी बहुत कमज़ोर है और शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मैं किसी लायक नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग पर अभी भी मेरा कंट्रोल है। वांगजी काफ़ी समय तक उसे ही देखता रहता है और सोचने लगता है वीइंग लायक तो मैं नहीं हूँ, तुम्हारे ट्रस्ट के लायक नहीं हूँ, तुम्हारी फ्रेंडशिप के लायक नहीं हूँ। वुयिंग उससे कहता है कुछ भी हो तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वांगजी वुयिंग से नजरें नहीं मिला पाता और उससे कहता है तुम अब कैसा फील कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। वुयिंग कहता है लंजा क्या मैं इतना बदसूरत लग रहा हूँ कि तुम मेरी तरफ देख भी नहीं सकते? तो तुम मुझे छोड़कर ही जाना चाहते हो तो चले जाओ, मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहते तो मत दो। जैसे पहले तुमने मुझे छोड़ दिया था ऐसे ही अब भी तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। वांगजी अपना फेस वेइंग के फेस के क्लोज लेकर आता है और उससे कहता है वेइंग प्लीज मैंने कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ा था। वेइंग गुस्से में उसकी तरफ नहीं देखता और अपना फेस इधर उधर घुमाने लगता है। वांगजी काफ़ी ट्राई करता है जिससे जैसे ही वेइंग अपना फेस उसकी तरफ लेकर आता है दोनों के लिप्स आपस में टच हो जाते हैं। वांगजी अचानक उससे अलग होता है और सोचने लगता है ये मैंने क्या कर दिया। इससे पहले कि वो मुझसे यहाँ से बाहर जाने के लिए कहे मुझे चले जाना चाहिए। और वेइंग सोचने लगता है ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेरे सपने में हुआ था। वांगजी कहता है वेइंग तुम्हारा काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका है, मैं गांव में जाकर तुम्हारे लिए मेडिसिन और फूड लेकर आता हूँ। और वहाँ से जाने लगता है। वेइंग सोचता है हमारे बीच में जो अभी हुआ उसके बाद वो ऐसे ही चला गया। लंजा तुम सच में बहुत अनरोमांटिक हो, कोई भी लड़की तुमसे शादी नहीं करना चाहेगी। तो इससे पहले कि तुम्हें सारी जिंदगी अकेले ही गुजारनी पड़े अच्छा होगा कि तुम मेरी आदत डाल लो, तुम्हें तो मुझसे प्यार करना ही होगा। तो वेइंग को यहाँ पर अभी नहीं पता कि वांगजी तो उससे काफ़ी सालों पहले ही प्यार करने लगा था। वांगजी मार्केट जाता है और वेइंग के लिए उसी का मनपसंद लोटस लिप सूप खरीदता है।
शॉपकीपर समझ गया था कि वांगजी एक कल्टीवेटर है और उसी ने गांव के पपेट्स को दूर भगाने में मदद की है। तो वो वांगजी को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां से वांगजी वेइंग के लिए मेडिसिन लेकर आता है। वांगजी घर वापस लौटता है तो वो देखता है कि वो लेडी अभी तक घर नहीं आई थी। वेइंग वांगजी के कदमों की आहट सुनता है और उससे कहता है, लंजा क्या वो तुम हो? प्लीज़ अंदर आओ। वांगजी सारा सामान लेकर जैसे ही अंदर जाता है तो वो देखता है वेइंग अपनी शर्ट खोले हुए बैठा था, जिससे उसका एक शोल्डर पूरी तरीके से दिख रहा था। वांगजी को वो बाइट का निशान भी दिख रहा था जो उसी ने वेइंग के शोल्डर्स पर बनाया था। वेइंग उससे कहता है, लंजा मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे यहाँ कैसे चोट लगी, क्या तुम प्लीज आकर चेक कर सकते हो? वांगजी सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। वांगजी वेइंग को सच बताने ही वाला होता है कि तभी वेइंग उसके हाथों में लोटस रिब सूप देखता है। वेइंग की आंखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं और वो जाते ही सीधे वांगजी के गले लग जाता है। वेइंग उससे कहता है, लंजा तुम्हें पता है मैं इसे कितना मिस कर रहा था, इस सूप से मेरी कितनी यादें जुड़ी हैं। लंजा मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ, क्या मेरी इस हरकत के लिए तुम मुझे माफ़ कर दोगे? ऐसा कहकर वेइंग एक छोटे बच्चे की तरह वांगजी के पूरे फेस पर किस करने लगता है, सिर्फ लिप्स को छोड़कर। वांगजी को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वांगजी सोचने लगता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? वांगजी सोचता है, अगर मैंने अभी वेइंग को नहीं रोका तो मैं अपने कंट्रोल से बाहर हो जाऊंगा और शायद कुछ गलत कर बैठूंगा। ऐसा सोचकर वो जेंटली वेइंग के हाथ हटाता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें सूप पी लेना चाहिए। वेइंग हंसते हुए कहता है, ठीक है लंजा, मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। वेइंग वांगजी के हाथ से मेडिसिन और बैंडेज लेता है तो वांगजी उससे कहता है, तुम पहले खाना खा लो, मैं ऑलरेडी तुम्हारे वाउंड को ट्रीट कर चुका हूँ। वेइंग उससे कहता है, ये तुम्हारे लिए है, क्या तुम भूल गए तुम्हें भी चोट लगी है? ऐसा कहकर वेइंग उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो वांगजी उससे कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वेइंग उसकी बेल्ट खोल देता है और कहता है, मुझे भी अपना ख्याल रखने दो होंगुनजुन। तुम मुझे अनड्रेस कर सकते हो, मेरे वाउंड्स को ट्रीट कर सकते हो, मुझे टच कर सकते हो, लेकिन अगर वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहूँ तो तुम मुझे मना कर रहे हो, ये तो गलत है ना? ऐसा कहते हुए वो वांगजी की शर्ट खोल देता है और अब वांगजी शर्टलेस हो जाता है। वेइंग की नज़र सबसे पहले उस हॉट आयरन मार्क पर पड़ती है जो वांगजी के चेस्ट पर था। वेइंग उस पर हाथ फिराते हुए कहता है, लंजा मुझे पता है तुम मुझे अभी इस बारे में नहीं बताना चाहते कि तुम्हें ये निशान कैसे आया, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि शायद एक दिन तुम खुद अपना दिल मेरे लिए खोल पाओगे और मुझे इस बारे में सच बताओगे। वांगजी हमेशा की तरह सिर हिला देता है। वांगजी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो वेइंग को ये सब करने से क्यों नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी वेइंग का टच खुद पर फील करना चाहता था। अब वेइंग वांगजी का हाथ पकड़ते हुए उसे बेड की तरफ ले जाता है। वेइंग वांगजी के बालों को आगे करता है तो उसकी बैक पर काफी सारे निशान थे। वेइंग सोचने लगता है, लंजा ने ऐसा क्या किया होगा जो उसे ऐसी सजा मिली, कहीं उसकी इस सजा का कारण मैं तो नहीं हूँ। वेइंग वांगजी के उन निशानों को टच करते हुए कहता है, होंगुनजुन बहुत हर्ट हुआ होगा ना, कोई तुम्हारी ब्यूटीफुल बॉडी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वांगजी कहता है, वेइंग क्या ये निशान बदसूरत दिखते हैं? जब वेइंग कुछ समय तक कोई जवाब नहीं दे पाता तो वांगजी सोचने लगता है, क्या अब वो मुझसे प्यार नहीं कर पाएगा क्योंकि अब मैं ऐसा दिखता हूँ? लेकिन वेइंग सोच रहा था, लंजा तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, मेरे लिए तुम इस दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल पर्सन हो, चाहे तुम्हारी बॉडी पर मार्क्स हो या ना हो, तुम हमेशा परफेक्ट हो। वेइंग वांगजी को बैक से हक करता है और उससे कहता है, ये बिल्कुल बदसूरत नहीं दिखता लंजा, तुम कभी भी इस तरीके की बातें मुझसे मत करना और ना ही कभी ऐसा सोचना, तुम परफेक्ट हो और हमेशा परफेक्ट रहोगे। अब वेइंग वांगजी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने ही वाला था। वो जानना चाहता था कि लंजा उसके बारे में क्या सोचता है कि तभी दरवाजे पर एक नॉक होता है। वो लेडी वापस घर आ गई थी। वो लेडी वेइंग को देखकर कहती है, तुम काफ़ी ठीक लग रहे हो, लगता है तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। वेइंग कहता है, मैडम मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें यहाँ रुकने दिया, लेकिन क्या हम आज रात और यहाँ रुक सकते हैं? वो लेडी कहती है, शुक्रिया तो मुझे आप लोगों का करना चाहिए, आपने पपेट से छुटकारा पाने में हमारी मदद की है और आप बिल्कुल यहाँ रुक सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए बना कर लाती हूँ। अब तीनों मिलकर साथ में लंच करते हैं। वेइंग उस लेडी को लोटस रिब सूप भी देता है और उससे पूछता है कि क्या आप कभी लोटस कोव गई हैं? वो लेडी कहती है, नहीं मैं तो कभी नहीं गई, लेकिन मेरी काफ़ी सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो लोटस कोव के किचन्स में वहाँ काम करती हैं।
तभी उसे लोटस कोव का एक किस्सा याद आता है और वो वेइंग से कहती है, मैंने सुना है वहाँ एक अफवाह फैली हुई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है। जब वेइंग उससे पूछता है कि वो क्या अफवाह है, तो वो लेडी कहती है, मेरी एक फ्रेंड मुझे बता रही थी कि एक लड़की अपने भाई से मिलने लोटस कोव आई थी जो कि वहीं पढ़ता था। उसका भाई आसपास काफ़ी जगह घुमाने उसे ले गया और जब वो दोनों वापस लोटस कोव आए तो उसका भाई सबको बता रहा था कि उसकी बहन की शादी लैन क्लैन के एक बहुत ही उच्च कोटि के कल्टीवेटर से होने वाली है। लेकिन अगले दिन जब वो लड़की अपने घर वापस जाने वाली थी तो उसी रात को उसके रूम से कुछ अजीब आवाज़ें सुनी गईं और वो मरी हुई पाई गई। जब ये बात क्लैन लीडर को पता चली तो उन्होंने पर्सनली उस लड़की के भाई को ये सब बताना चाहा, लेकिन उस लड़के का भी कोई पता नहीं चल रहा था। काफी समय ढूंढने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला, लेकिन वहीं की एक सर्वेंट ने बताया कि उसने उस लड़के को मरा हुआ देखा, लेकिन वो कैसे मरा ये एक और मिस्ट्री बन गई। उस सर्वेंट ने भी युनमग को उसी दिन छोड़ दिया। क्या ये बात सस्पिशियस नहीं लगती यंग मास्टर्स? लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो हो सकता है ये सब झूठ भी हो सकता है, क्योंकि मेरी फ्रेंड को तो बड़ा चढ़ाकर बातें करने की भी आदत है। ऐसा कहकर वो मुस्कुराते हुए वेइंग के हाथ पर हाथ मार देती है। ये देखकर वांगजी को जेलसी होने लगती है। वांगजी को समझ नहीं आता कि उसके वेइंग को हर कोई ऐसे ही क्यों टच कर देता है। अब लंच खत्म होता है, वो लेडी अपने रूम में वापस चली जाती है और वेइंग और वांगजी अपने रूम में आ जाते हैं। वेइंग दरवाजे को बंद कर देता है और वांगजी को बेड पर बैठाते हुए उससे कहता है, लंचा, मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे 2 प्रॉमिस करो। पहला प्रॉमिस तुम्हें करना होगा कि जो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम मेरी बातों को अच्छे से सुनोगे और समझने की कोशिश करोगे, और दूसरा प्रॉमिस तुम्हें मुझसे करना होगा कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। वांगजी को लगने लगता है कि वेइंग शायद उससे कुछ सीरियस बात करने वाला है। वांगजी अपना सिर हिला देता है और वेइंग उसे कहता है, लंजा, तुम्हें लगता होगा कि मैंने क्यों डिमोनिक कल्टीवेशन का रास्ता चुना, मैंने क्यों सुबियान का इस्तेमाल करना छोड़ दिया और क्यों तुम्हारी मदद से भी इनकार कर दिया। सच तो ये है लंजा कि मैं अब सुबियान का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकता। वो तलवार मेरे हाथ में बस एक मेटल का टुकड़ा है, क्योंकि मैं अपनी गोल्डन कोर खो चुका हूँ। ये सुनकर वांगजी बुरी तरह शॉक्ड हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वेइंग कहीं मजाक तो नहीं कर रहा है, लेकिन वेइंग इतने सीरियस मैटर को लेकर कभी मजाक नहीं करेगा। वांगजी की आंखों में आंसू आने लगे थे। वेइंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, लंजा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें निराश किया है, लेकिन ये बात सच है कि मैं अब अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। शायद मैं बहुत सेल्फिश हूँ जो मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है लंजा, प्लीज़ मुझे कभी मत छोड़ना। वांगजी उससे पूछता है, ये सब कैसे हुआ? वेइंग वेंजोलियो का नाम ले देता है। वो झूठ बोल देता है क्योंकि वेइंग की गोल्डन कोर का राज तो कुछ और ही था, पर वो वांगजी को अभी ये नहीं बताना चाहता था। वांगजी उससे पूछता है, क्या तुम्हारी गोल्डन कोर को रिस्टोर किया जा सकता है? वेइंग उसे कहता है, शायद नहीं, लेकिन फिलहाल ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। सच यही है कि मेरी बॉडी में अब गोल्डन कोर नहीं है। वांगजी उससे पूछता है, क्या यही रीज़न है जब तुम्हें फीवर था और मैंने तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देने की कोशिश की तो तुम्हारी बॉडी उसे रिजेक्ट कर रही थी? वेइंग कहता है, हो सकता है, क्योंकि मेरी ये बॉडी स्पिरिचुअली बहुत कमज़ोर है, इसीलिए ट्रांसफ़र एनर्जी को वो रिजेक्ट कर रही थी। हो सकता है मेरे पास एक मौका हो जो मैं मुशन्यू की गोल्डन कोर को जगा सकूं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है मुशन्यू ने जब मुझे अपनी ये बॉडी दी थी तो उसकी गोल्डन कोर उसी के साथ नष्ट हो गई थी। लंजा, अब मैं एक आम आदमी बन चुका हूँ, शायद मैं तुम पर एक बर्डन हूँ। क्या तुम इस कमज़ोर आदमी का साथ दे पाओगे? वांगजी उससे कहता है, तुम कोई आम आदमी नहीं हो और कभी ऐसे मत कहना, तुम सिर्फ वेइंग हो। वेइंग हंसते हुए कहता है, इसका मतलब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? दोनों एक दूसरे की तरफ ही देखते रहते हैं। अब वेइंग वांगजी का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, मैं तुमसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ। वेइंग अपना एक हाथ अपने शोल्डर पर ले जाता है, उसी जगह जहाँ पर वो बाइट मार्क था, और वो वांगजी से कहता है, हंगुंजुन, मुझे पता है तुमने क्या किया था। वांगजी को अचानक गिल्टी फील होने लगता है और वो अपना सर नीचे झुका लेता है, लेकिन वो देखता है कि वेइंग उसे गुस्से में नहीं देख रहा था। वेइंग अब उससे पूछता है, हंगुंजुन, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ उसका आंसर ऑनेस्टली देना। उस दिन जो भी कुछ तुम्हारे और मेरे बीच में हुआ, तुमने जो भी कुछ मेरे साथ किया, क्या तुम्हें उस बात को लेकर रिग्रेट होता है? वांगजी उससे कहता है, वेइंग, मुझे रिग्रेट होता है इस बात का कि मैंने तुम्हारी बेहोशी भरी हालत में तुम्हारा फ़ायदा उठाया, तुम्हारी बॉडी को टच किया।
मैं अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल खो बैठा था और मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। वियिंग कहता है, लंचा, इसका मतलब तुम्हें इसलिए रिग्रेट होता है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुमने मेरी बेहोशी भरी हालत का फ़ायदा उठाया। अगर मैं तुमसे कहूँ तुमने जो भी कुछ उस दिन किया, मैं उस बात के लिए तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो क्या तुम तैयार हो? वांगजी कहता है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही वेइंग हंसने लगता है और वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से बाहर ले जाने लगता है। वांगजी कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वेइंग क्या कर रहा है। वेइंग बीचन का इस्तेमाल करता है और दोनों सीधे लोटस कोव की तरफ जाने लगते हैं। वांगजी कंफ्यूज हो जाता है कि वेइंग लोटस कोव क्यों जा रहा है। वेइंग एक जगह रुकता है जहाँ पर कुछ झाड़ियाँ थीं। वेइंग तालिस्मान का इस्तेमाल करता है और जैसे वो झाड़ियाँ हटती हैं तो वहाँ एक गुफा थी। वेइंग उसे बताता है, लंजा, ये गुफा मैंने बहुत पहले बनाई थी। जब मैं लोटस को रहा करता था और कभी कभी मेरा घर से बाहर निकलने का मन करता था तो मैं इसी के ज़रिए बाहर आ जाता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि फ्यूचर में अपने घर जाने के लिए मुझे इस गुफा की ज़रूरत पड़ेगी। वेइंग वांगजी को उस गुफा के ज़रिए अपने रूम में ले आता है। वेइंग कहता है, जंगछा ने मेरे रूम का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा है। वेइंग वांगजी को अपना रूम दिखाने लगता है। अब वेइंग अपने कबर्ड खोलता है और उसमें से वो ड्रेस निकालता है जो वो क्लाउड रिसेस में पहना करता था। वेइंग उससे कहता है, लंचा, तुम्हें ये ड्रेस याद है? इससे सैंडलवुड की स्मेल आती है। इससे बिल्कुल तुम्हारी स्मेल आ रही है, लंचा। वांगजी को शाय फील होता है और वो अपना हाथ धीरे धीरे वेइंग की चीक्स की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन वो उसे टच करने की हिम्मत नहीं कर पाता और अपना हाथ पीछे ले जाने लगता है। लेकिन तभी वेइंग उसके हाथ को पकड़ता है और उसकी फिंगर्स को किस करने लगता है। वेइंग वांगजी के लिप्स की तरफ बढ़ने वाला होता है कि तभी वो डोर पर दो लोगों की आवाज़ें सुनते हैं। वेइंग पहचान जाता है कि वो आवाज़ उसकी आंटी येने की थी, जो कि मिनफे से बात कर रही थी। आंट येने मिनफे से पूछ रही थी, क्या क्लान लीडर जैंग वापस आ गए? मिनफे कहती है, नहीं आंट, वो अभी वापस नहीं आए हैं। वो कुछ समय और लैंडलिंग क्लैन में रुकने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि तब तक आप मास्टर वे के रूम को रेडी कर दें। आंट येने कहती है, क्या कोई गेस्ट आने वाले हैं? मिनफे कहती है, नहीं आंट, ये बात मुझे भी बहुत अजीब लगी। बल्कि क्लैन लीडर जांग ने ये भी कहा है कि आप मास्टर वे के रूम में एक जोड़ी कपड़े और रख दें। अब आंट येने वेइंग के रूम में जाती है। वेइंग और वांगजी कबर्ड के पीछे छुप जाते हैं। वेइंग वांगजी से कहता है, लंजा, वो आंट येने हैं। उन्होंने बचपन से मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। शायद अब वही हैं जो मुझसे नफरत नहीं करती होंगी। ऐसा सोचकर वेइंग कबर्ड के पीछे से बाहर आ जाता है। आंट येने उसे देखकर शॉक रह जाती हैं। वो उससे कहती हैं, मास्टर वे, आप यहाँ कैसे आए? वेइंग कहता है, आंटी, आपको पता है मैं अपने सीक्रेट्स किसी को भी नहीं बताता। मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये हंगुन जुन है। आंट येने हंगुन जुन को ग्रीट करती है और उससे कहती है, अब मुझे समझ आया क्यों क्लान लीडर ने मुझसे एक जोड़ी कपड़े और रखने के लिए कहा था। तो वेइंग कहता है, आंटी, क्या आपको लगता है जंगछा अभी भी मेरी परवाह करता है? आंट येने कहती हैं, वो दिखाते नहीं हैं लेकिन वो आपकी बहुत परवाह करते हैं। वो आपके रूम का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। आपके रूम में सिर्फ मुझे और उन्हें ही आना अलाउड है। अब आंट येने पूछती हैं, लेकिन मास्टर वे, आपका अचानक यहाँ आने का क्या कारण है? वेइंग कहता है, आंट येने, मैं यही उन्मग में था तो मैं अपने दोस्त को लोटस को बुलाना चाहता था और उसे अंकल, मैडम यू और शिजे से मिलवाना चाहता था। क्या आप कोई तरीका बता सकती हैं जिससे मैं और हंगुन जुन एंसेस्ट्रल हॉल जा सकें? आंट येने कहती है, मास्टर वे, काफ़ी रात हो गई है। आप दोनों को चेंज कर लेना चाहिए और यहीं आराम करना चाहिए। मैं कोई तरीका ढूंढती हूँ कि कैसे आप दोनों को एंसेस्ट्रल हॉल ले जा सकूँ, क्योंकि क्लान लीडर जैंग यहाँ नहीं है और मेरे अलावा और कोई आपके रूम में नहीं आ सकता, तो आप दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने रूम में साइलेंसिंग चार्म लगा लें जिससे आप लोगों की आवाज़ बाहर ना जा सके। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वांगजी वेइंग से कहता है, वेइंग, क्या हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं? वेइंग कहता है, लंजा, बचपन से उन्होंने ही मेरी परवरिश की है। क्योंकि मैडम यू ने कभी मुझे नहीं अपनाया, इसलिए अंकल जांग ने उन्हें मेरी परवरिश के लिए रखा था। मुझे भरोसा है वो कभी हमें धोखा नहीं देंगी। अब वेइंग अपनी कबर्ड की तरफ जाता है। वेइंग वांगजी और अपने लिए नाइट क्लोथ्स निकालता है। वेइंग वांगजी के सामने ही अपनी बेल्ट खोलकर कपड़े चेंज करना शुरू कर देता है। वेइंग देखता है कि वांगजी सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। वेइंग उससे कहता है, लंजा, क्या देख रहे हो?
वांग जी को फिर से शाय फील होने लगता है और वो अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। अब वेइंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, उसकी चिन पकड़ते हुए उसका फेस ऊपर करता है और उससे कहता है शेमलेस। वेइंग अपनी नोज वांग जी के नोज से टच करता है और उससे कहने लगता है लंजा, मुझे लगता है मेरा तुम पर बहुत बुरा असर हुआ है, तुम शेमलेस होते जा रहे हो। वेइंग के रूम से जाने के बाद आंट येने अपने रूम में जाती है, एक पेपर निकालकर उस पर कुछ लिखती है और वो पेपर ले जाकर चू नाम की एक लड़की को दे देती है और उससे कहती है कि ये पेपर तुम्हें जांग क्लान लीडर को देना है, ये किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। इधर वेइंग के रूम में वेइंग वांग जी को ही बुलाता रहता है। हंगुनजुन, लानर गगा, अच्छा ठीक है, तुम शेमलेस नहीं हो, मैं ही शेमलेस हूँ, ठीक है, तुम बेस्ट कल्टीवेटर हो। इधर वांग जी खड़ा सोच रहा था, वेइंग मेरी फीलिंग्स के साथ खेलना बंद करो, मेरे इतने करीब मत आओ, और अगर मेरे इतने करीब आते हो तो मुझसे दूर मत जाओ। लेकिन अब वांग जी भी अपने कपड़े निकालना शुरू कर देता है। वांग जी अपनी शर्ट निकालता है और जैसे ही वो अपने ट्राउज़र की बेल्ट हटाने वाला होता है, वेइंग उसका नाम चिल्लाता है और अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है। वेइंग उससे कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो हंगुनजुन? तो वांग जी कहता है, चेंज कर रहा हूँ। तो वेइंग कहता है, तुम्हारे जस्ट पीछे एक चेंजिंग पार्टीशन है, तुम वहां जाकर चेंज कर सकते हो। वांग जी उससे कहता है, मैंने तुम्हें चेंज करते हुए देखा, तो अब तुम्हें भी मुझे चेंज करते हुए देखना होगा। विंग कहता है, नहीं, मैं चेंजिंग पार्टीशन के पीछे चला जाता हूँ और वहाँ जाकर सोचने लगता है। विंग, अपने दिमाग को कंट्रोल रखो, तुम ये क्या सोच रहे हो? अभी तुम्हें नहीं पता कि लंजा तुम्हारे बारे में क्या फीलिंग्स रखता है। उसने तुम्हारी नेक पर बाइट जरूर किया था, लेकिन उसने तुमसे ये नहीं कहा कि वो तुमसे प्यार करता है। क्या पता उस दिन वो किसी और के बारे में सोच रहा हो। तुम 16 साल तक गायब थे, इतने टाइम में तो उसे कोई भी मिल गया होगा, वो है ही इतना हैंडसम। विंग ये सब सोचते हुए अपने कपड़े चेंज कर ही रहा था कि तभी वांगजी उससे कहता है, विंग तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है, क्या तुम ठीक हो? विंग जैसे ही चेंज करके बाहर आता है और वो वांगजी को देखता है तो सोचने लगता है, लंजा, तुम नाइट क्लोथ्स में भी इतने एलिगेंट कैसे लग सकते हो, तुम सच में एक जेड हो। वांगजी बेड के पास एक पिक्चर रखी हुई देखता है जिस पर दो बॉयज़ की किसिंग करती हुई फोटोग्राफ्स बनी हुई थी। वो देखकर वांगजी सोचता है, आज मुझे जानना ही होगा कि विंग मेरे बारे में क्या सोचता है, और कोई तरीका नहीं है, वो जो भी आंसर देगा मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। वांगजी विंग को अपने पास बुलाता है और अपने साथ बैठने के लिए कहता है। विंग जैसे ही उसके पास बैठता है, वांगजी स्लोली अपना हाथ उसके चीक पर लेकर आता है और धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे करते हुए उसके नेक तक लेकर आता है। विंग को समझ नहीं आता कि वांगजी को क्या हुआ है। उसकी हार्ट बीट्स फास्ट हो जाती हैं। वो उससे पूछता है, लंजा क्या हुआ? लेकिन वांगजी उसका कोई जवाब नहीं देता और स्लोली स्लोली उसे पीछे ले जाने लगता है और विंग सीधे बेड पर आ जाता है। वांगजी भी सीधे विंग के ऊपर आ जाता है और वो धीरे धीरे विंग की शर्ट खोलने लगता है। विंग उसे समझाता है, लंजा तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन वांगजी उसकी बातों का कोई रिएक्शन नहीं देता, जैसे कि वो उसको सुन ही ना पा रहा हो। विंग वांगजी को अपने ऊपर फील करना चाहता था, लेकिन इस तरीके से नहीं। अब विंग अपने दोनों हाथों से वांगजी को पीछे करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को ही पकड़ लेता है। वांगजी ने अपना फोरहेड रिबन विंग की नेक पर बांध दिया था। अब विंग को डर लगने लगा था। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। गाइस, नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें ऑथर ने बताया है कि वांगजी ऐसा आखिरकार कर क्यों रहा था। जब वांगजी ने वेइंग को अपने पास बैठने के लिए बुलाया था और वेइंग जब उसकी तरफ बढ़ रहा था, तो वांगजी की आंखों के सामने अचानक अंधेरा छाने लगा था। उसे काफी औरतों और बच्चों की चीखें सुनाई देने लगी थी। तभी उसे एक चीख एक बच्चे की सुनाई देती है जो उससे कह रहा था, हंगुनजुन मुझे बचाइए। वो बच्चा और कोई नहीं, वो आयुएन था। वांगजी कहने लगता है, आयुएन तुम कहाँ हो? धीरे धीरे आयुएन की आवाज़ आना बंद हो जाती है और अब उसे वेइंग की चीख सुनाई देने लगती है। लंजा प्लीज़ मुझे बचाओ, वो लोग मुझे हर्ट कर रहे हैं। वांगजी फिर वेइंग को ढूंढने लगता है और उसके सामने उसे किसी की परछाई नजर आने लगती है जो उसे वेइंग जैसा लगता है और वो उसे टाइटली पकड़ लेता है। वांगजी सोचने लगता है, वेइंग मैं फिर से तुम्हें नहीं खोने दूंगा, और वो उसके हाथों को टाइटली पकड़ लेता है ताकि वो उससे दूर ना जा सके। लेकिन धीरे धीरे वेइंग की आवाज़ सुनाई देना भी उसे बंद हो जाती है और उसे सामने एक लाइट नज़र आती है। वो उस लाइट की तरफ दौड़ता है और वो जैसे ही उस लाइट को टच करता है, वो सडनली नीचे गिर जाता है। वांगजी जैसे ही अपनी आंखें खोलता है और उसके सामने जो सीन होता है उसे देखकर उसे फिर से गिल्टी फील होने लगता है।
वियिंग की आंखें टाइटली बंद थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वियिंग की नेक पर वांगजी के फिंगर्स के निशान थे। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक क्या हो गया था, लेकिन वियिंग की हालत देखकर वो समझ गया था कि उसने ज़रूर कुछ न कुछ गलत किया है। वो जल्दी से खुद को वियिंग से अलग करता है, वियिंग की बॉडी को ब्लैंकेट से कवर करता है। वांगजी के दिमाग में बस यही चलता रहता है कि मैं वियिंग के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वियिंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ऐसा कहते हुए वो बीचिन हाथ में ले लेता है। तभी वियिंग अपनी आंखें खोलता है। वियिंग देखता है कि वो पूरी तरह कवर्ड था। वियिंग को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बेस्ट फ्रेंड लंचा उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसने देखा कि वांगजी सामने ही बैठा हुआ था और उसने अपनी गर्दन पर बीचिन रख ली थी। इससे पहले कि वांगजी कुछ कर पाता, वियिंग तुरंत उसके पास जाता है और बीचिन रोकता है। वियिंग उसे कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हंगुनजुन? लेकिन वांगजी उससे कहता है, प्लीज मुझे टच मत करो, और उसे पुश कर देता है। वियिंग उससे कहता है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तुम हीलिंग पैट्रियार्क के साथ अपना प्रॉमिस तोड़ना चाहते हो? वियिंग को बहुत गुस्सा आता है और उसके आसपास काला धुआं इकट्ठा हो जाता है। वांगजी समझ जाता है कि वियिंग अपने दिमाग पर कंट्रोल खो रहा है। ये देखकर वांगजी तुरंत उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, वियिंग मुझे माफ़ कर दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। प्लीज़ मेरा विश्वास करो और अपने गुस्से पर कंट्रोल करो। वियिंग उसे हग करता है और उससे कहता है, आज के बाद ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। वियिंग जब वांगजी को गले लगाए हुए था तभी उसने अपने बेड के पीछे एक काली छाया देखी। वियिंग जैसे ही फ्लूट बजाने वाला था, वो काली छाया विंडो के जरिए वहां से बाहर चली गई। वियिंग वांगजी को बताता है, लंजा वो एक ड्रीम डेमोन था। ये एक ऐसी आत्मा होते हैं जो हमारे सामने एक रियल ड्रीम क्रिएट कर सकते हैं। लंजा, मुझे बताना, जब अभी कुछ समय पहले तुमने मुझे अपने पास बैठने के लिए कहा था और जो भी कुछ हमारे बीच में हुआ, तुम उस तरीके से वो सब नहीं करना चाहते थे ना? वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं कभी तुम्हें उस तरीके से हर्ट नहीं करता। वांगजी वियिंग को सब बता देता है कि उसने क्या क्या कुछ होते हुए देखा था। अब वियिंग वांगजी से कहता है, लंजा तुम्हें याद है उस ओल्ड वुमेन ने हमसे क्या कहा था कि लोटस कोव में क्या कुछ हो रहा है? अब मुझे ऐसा लग रहा है उस ओल्ड लेडी की फ्रेंड ने जो भी कुछ कहा वो सिर्फ बातें नहीं बना रही थी, बल्कि लोटस कोव में कोई ड्रीम डेमोन आ गया है। लंजा, मुझे लगता है हमें कुछ समय और लोटस कोव में रुकना चाहिए। शायद हमें एक और एडवेंचर का सामना करना पड़ेगा। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और आंट येने अंदर आती है। आंट येने वियिंग से कहती है, यंग मास्टर, एंसेस्टर हॉल के पास आज काफ़ी सारे गार्ड्स लगे हुए हैं, तो आज तो आपका वहाँ जाना मुश्किल हो पाएगा। वियिंग कहता है, आंट, हम कुछ दिन और यहाँ रहना चाहते हैं। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं और हंगुनजुन फ्रीली लोटस कोव में घूम सकें? आंट येने कहती है, एक तरीका है, मैं कल सब लोगों से आप दोनों को मिलवा दूंगी और कह दूंगी कि आप दोनों नी क्लान से आए हैं और कल्टिवेटर्स हैं, और आप वही गेस्ट हैं जिनका स्वागत करने के लिए जैंग क्लैन लीडर ने कहा था। अब आंट येने वांगजी से कहती हैं, हंगुनजुन, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे पता है आप किसी के साथ रूम शेयर नहीं करते, लेकिन अभी मैं किसी और रूम का इंतज़ाम नहीं कर पाऊंगी। वियिंग कहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आंट। वियिंग वांगजी को उसकी कमर से पकड़ते हुए खींचता है और कहता है, हंगुनजुन आज मेरे साथ ही सोएगा। आंट येने मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। आंट येने के जाते ही वांगजी वियिंग को गुस्से में देखने लगता है, तो वियिंग हंसते हुए कहता है, लंजा, मैं काफ़ी समय से तुम्हारा ये एंग्री चेहरा मिस कर रहा था। वांगजी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, अपने हाथों से उसके फेस को पकड़ता है और उससे कहता है, वियिंग, जब तक तुम श्योर नहीं हो किसी के साथ फ्लर्ट मत किया करो, वरना तुम उन्हें कोई रॉन्ग आइडिया दे दोगे और शायद बाद में तुम्हें उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। वांगजी मन में सोचने लगता है, लंजा, तुम्हें पता है वियिंग कितना बड़ा फ्लर्ट है। वो इस तरीके से तुमसे बातें सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी तुम्हें पसंद करता है जैसे तुम करते हो। ऐसा सोचकर वांगजी उससे अलग हो जाता है और उससे कहता है, वियिंग, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। ऐसा कहकर वांगजी रूम के दूसरी तरफ जाने लगता है, तो वियिंग उससे कहता है, लंजा, प्लीज़ रुक जाओ। मैं कोई फ्लर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन क्या तुम प्लीज़ मेरे साथ सो सकते हो? वांगजी सोचने लगता है, क्या वो फिर मुझसे फ्लर्ट कर रहा है? मैंने अभी उसे मना किया था कि वो जब तक सीरियस ना हो मेरे साथ फ्लर्ट ना करे। विंग उसे कहता है, लंजा, मैं ये ड्रीम डेमोन की वजह से कह रहा हूँ, शायद वो फिर से हम पर अटैक कर सकता है।
मुझे ऐसा लगता है लंजा, उस ड्रीम डेमोन ने तुम पर अटैक इसलिए किया जिससे तुम मुझे जान से मार दो और फिर खुद को मार लो। लेकिन उसने तुम पर ही क्यों अटैक किया? वो मुझ पर भी तो कर सकता था ना। उसने मुझ पर अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि उस समय तुमने अपना हेडबैंड मेरे ऊपर बांधा हुआ था। लैंड क्लैन का हेडबैंड बहुत प्योर माना जाता है और ये इविल मैजिक को दूर रखता है ना? और जब तुम मेरे साथ वो सब कर रहे थे, तुम्हारा हाथ अचानक से फोरहेड रिबन पर टच हुआ और तुम वापस रियलिटी में आ गए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ लंजा, हम सोते वक्त तुम्हारा हेडबैंड शेयर करें जिससे वो डेमोन हम पर अटैक ना कर सके। वांगजी वेइंग की बात समझ जाता है। अपना फोरहेड रिबन लेकर वो वेइंग के पास लेट जाता है और वो उसके और अपने हाथों में फोरहेड रिबन बांध देता है। अब दोनों बहुत क्लोज आ गए थे। वेइंग वांगजी से कहता है, लंजा मुझे पता है तुम्हें किसी के साथ इस तरीके से बेड शेयर करना पसंद नहीं। वांगजी उससे कहता है, वेइंग तुम कोई अलग नहीं हो और वेइंग तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। वांगजी अपना हाथ स्ट्रेच करता है और वेइंग से कहता है कि वो अपना सिर उसके हाथ पर रखकर सो सकता है। वेइंग उससे कहता है, लंजा अगर मैं रात भर ऐसे ही सोता रहा तो तुम्हें अपने हाथ में पेन होगा। वांगजी उससे कहता है, कोई बात नहीं। वेइंग वांगजी की फेस की तरफ देखता है, उसका फेस काफी काम लग रहा था। वेइंग सोचने लगता है, क्या उसे मेरे इतने पास होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या मैं ही हूँ जिसे फर्क पड़ रहा है? वांगजी उससे पूछता है, क्या तुम्हें ठंड लगी है? वेइंग को नोटी हरकत का सोचता है और वो उससे कह देता है, हाँ लंजा मुझे ठंड लगी है। वांगजी एक ब्लैंकेट लेता है और दोनों के ऊपर उड़ा लेता है। वेइंग को लगने लगता है, लंजा तुम सच में अनरोमांटिक हो, मुझे लगा तुम कुछ और करोगे। कुछ समय बाद वेइंग सो जाता है। वांगजी फाइनली अपने कंट्रोल से बाहर आता है। वो वेइंग को सोते हुए देखता रहता है, उसके बालों को ठीक करता है और कुछ समय बाद वो भी सो जाता है। तब वेइंग अपनी आंखें खोलता है और सोचने लगता है, लंजा तुम्हारे फेस से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ तो मैं तुम्हारी धड़कनें सुन सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम भी मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो फीलिंग्स कितनी डीप हैं। इसलिए मुझे डर लगता है। मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैं सिर्फ अभी के लिए तुम्हारा नहीं होना चाहता, मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अब दोनों सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो वेइंग उठता है और वो देखता है कि वांगजी मेडिटेशन कर रहा था। वेइंग जाकर उसके सामने बैठ जाता है। वांगजी अपनी आंखें खोलता है। वेइंग उससे पूछता है, लंजा क्या रात को तुमने मेरा सपना देखा? वांगजी कहता है, नहीं। अब वेइंग उससे पूछता है, तो क्या म्याम्या को तुमने सपने में देखा? अब वांगजी उससे कहता है, वेइंग तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए? वो अब एक मैरिड लेडी है। अब वेइंग फिर उसे परेशान करने लगता है और उससे कहता है, लंजा अब तुमसे शादी कौन करेगा? वांगजी उससे कहता है, वेइंग अब जब मैंने हमेशा तुम्हारे साथ देने का सोच लिया है तो शायद मुझे तुमसे ही शादी करनी पड़ेगी। कौन वुमन मुझसे शादी करना चाहेगी जब उसे पता चलेगा कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ देने वाला हूँ? वांगजी के इस आंसर से वेइंग शॉक्ड रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या जवाब दे, तो वो चुप ही रहता है। अब वांगजी वेइंग से कहता है, अपनी शर्ट निकालो, मुझे तुम्हारे वाउंड्स को चेक करना है। वेइंग उसे कहता है, नहीं लंजा मैं खुद कर लूँगा। लेकिन वांगजी उसकी बात नहीं सुनता। वेइंग उससे कहता है, लंजा आंट ये नहीं कर सकती हैं, या युनमग में इतने सारे डॉक्टर्स हैं, कोई भी कर सकता है, तुम क्यों कर रहे हो? वांगजी उससे कहता है, नहीं ये सिर्फ मैं ही करूँगा। तो वेइंग उससे कहता है, लंजा क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? सिर्फ तुम ही क्यों मेरे वाउंड्स को ट्रीट करना चाहते हो? अगर तुम मुझे रीज़न बताओगे तो मैं तुम्हें करने दूंगा। तो वांगजी उससे कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई और तुम्हें ऐसे देखे। वेइंग उसे कहता है, ठीक है मैं तुम्हें करने दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। वांगजी हाँ कर देता है और वांगजी वेइंग के वाउंड्स को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से ट्रीट करने लगता है। अब वेइंग उसे याद दिलाता है, लंजा तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे ट्रीट करने के बदले में कुछ दोगे। वांगजी कहता है, तुम क्या चाहते हो? तो वेइंग उससे कहता है, लंजा क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? वांगजी उसका कोई जवाब नहीं देता। तो वेइंग उससे कहता है, तुम मुझे कोई जवाब नहीं देने वाले? मैं तो भूल गया तुम एक जेंटलमैन हो, तुम इस तरीके के क्वेश्चन का क्यों जवाब दोगे? ऐसा कहकर वेइंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वांगजी उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, नहीं। वेइंग सीक्रेटली खुश हो जाता है और सोचने लगता है, उसने कभी किसी को किस नहीं किया। अब वेइंग उससे पूछता है, लंजा क्या मैं तुम्हारा फर्स्ट किस ले सकता हूँ?
वांगजी कुछ समय उसे ऐसे ही देखता रहता है तो विंग उसे कहता है, लंजा मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, अगर तुम तैयार नहीं हो तो हम रहने देते हैं। लेकिन वांगजी उससे कहता है, मैं तैयार हूँ। अब विंग खुशी से पागल होने लगता है और सोचता है, मैं सच में उसका फर्स्ट किस लेने वाला हूँ। विंग स्लोली स्लोली उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वांगजी अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी दरवाजे पर नॉक होता है। वांगजी अपनी आंखें खोलता है और दरवाजे खोलने के लिए जाने लगता है, लेकिन विंग उसे रोक लेता है। विंग कहता है, लंजा प्लीज अभी नहीं, बाहर जो भी है उन्हें वेट करने दो। अब विंग वांगजी की तरफ बढ़ता है और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है। विंग उसे कहता है, हंगुनजुन क्या तुम मुझे किस नहीं करोगे। वांगजी उसकी तरफ देखता है जैसे वो उससे परमिशन मांग रहा हो। विंग स्माइल करता है और सिर हिला देता है। वांगजी को उसकी परमिशन मिल चुकी थी। अब वांगजी उसकी तरफ बढ़ता है, उसके फोरहेड पर किस करता है, उसकी दोनों आंखों पर किस करता है और फाइनली उसके लिप्स पर किस करता है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, इस फैन फिक्शन में बहुत सारे किसिंग सीन्स हैं, तो मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर दूं या कुछ स्किप कर दूं, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अब वांगजी फिर उसको नेक पर बाइट करने लगता है। विंग को अपनी पूरी बॉडी में प्लेजर के साथ साथ पेन भी फील होने लगता है। वांगजी को भी लगने लगता है कि विंग के साथ कुछ तो गलत है। वांगजी उससे पूछता है, विंग क्या हुआ। विंग उससे कहता है, लंजा मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अब वांगजी घबराने लगता है। वांगजी उससे कहता है, विंग प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हें कहाँ हर्ट हो रहा है, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। विंग वांगजी से कहता है, लंजा आंट येने को पता होगा, प्लीज़ जल्दी से उन्हें यहाँ लेकर आओ। वांगजी नाइट क्लोथ्स में ही तुरंत आंट येने के पास चला जाता है और उनसे कहता है, आंट विंग को अचानक ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, क्या आप प्लीज़ बता सकती हैं उसके साथ क्या हुआ है। आंट येने कहती है, हंगुनजुन मैं अभी आपके रूम में पहुंचती हूँ, आप यंग मास्टर वे के साथ ही रहिए। वांगजी कहता है, इसका मतलब आपको पता है उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। आंट येने कहती है, हाँ मैं जानती हूँ। आंट येने एक ट्रे में कुछ हर्ब्स और लोटस टिप सूप लेकर उनके रूम में आती है और वांगजी से पूछती है, क्या आप मुझे एग्जैक्टली बता सकते हैं यंग मास्टर वे के साथ हुआ क्या था। वांगजी को हेजिटेशन होने लगती है, तो आंट येने उससे कहती है, ठीक है मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगी, आप हाँ या ना में आंसर देना। क्या आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आए थे। वांगजी सिर हिला देता है। अब आंट येने पूछती हैं, मास्टर लैन क्या मास्टर वे आपसे प्यार करते हैं। वांगजी कहता है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ और मैंने ज़िंदगी भर उसका साथ देने की कसम खाई है। प्लीज़ मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। तो गाइज़ इस पार्ट को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। इतना रोमांटिक पार्ट चल रहा था, पता नहीं अचानक विंग को क्या हो गया। क्या आप बता सकते हैं विंग को क्या हुआ होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना वांगशी लवर्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।